हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारा स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6 जिसका 7वां पाठ है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पाषाण काल को पढ़ा, उसके बाद में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, उसके बाद में वैदिक काल को पढ़ा 2 भागों में विभाजित करके, उसके बाद में महाजनपद काल जिसको हमने पढ़ा, और उसके बाद में बौद्ध व जैन दर्शन का उदय हुआ उसके बारे में हमने जाना, उसके विचारों को हमने देखा। उसके बाद हमने उसके बाद आज हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य यानी जिस समय महाजनपद हुए। मगध एक महान जनपद था, यानी शक्तिशाली राज्य था। उस शक्तिशाली राज्य पर 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर या उसके साम्राज्य को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य। उसी मगध पर शासन करना शुरू किया। उस मौर्य साम्राज्य में क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 2300 साल पहले, 2400 साल पहले, 321 या 322 ईस्वा पूर्व, 321 या 322 ईस्वी सन। तो यहाँ क्या होगा? इसका सही आंसर है, इसमें 2 आंसर सही हैं, 2300 साल पहले और 321 या 322 ईसा पूर्व। यहाँ नीचे कूट लिखना है, वो रह गया, यहाँ आया नहीं, यानी 1 और 3 ये दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक नहीं हैं? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त। इनमें से कौन सा नाम है जो अर्थशास्त्र के लेखक से संबंधित नहीं है? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने राजगद्दी प्रदान की, प्राप्त करने में सहयोग किया, वो थे। चाणक्य भी उसी का नाम था और विष्णुगुप्त भी उसी का नाम था, यानी तीनों नाम ये एक ही व्यक्ति के हैं, यानी अर्थशास्त्र के लेखक है ये। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ये तीनों सही है। लेकिन इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के लेखक थे, न कि अर्थशास्त्र के। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए जिनमें कौन शामिल नहीं है? यानी मौर्य काल में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, उनमें कौन सा राजा शामिल नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट थे मौर्य वंश के। अशोक अंतिम तीसरा महत्वपूर्ण सम्राट था मौर्य वंश का। और अशोक के पिता और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार जो हैं वह मौर्य वंश का सम्राट था, लेकिन बिंबिसार है वो हर्यक वंश का शासक था, मगध पर शासन किया था इसने, लेकिन मौर्य वंश का नहीं था। यहाँ हमें कंफ्यूज रहता है, अशोक के पिता का नाम बिंबिसार है या बिंदुसार, तो इसमें कंफ्यूज न हो इसलिए मैंने यहाँ ये दिया है कि अशोक के जो पिता हैं वो कौन है? बिंदुसार हैं। तो ये तीनों है वो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसार नहीं पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, वो मौर्य काल के नहीं थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के विषय में गलत कथन कौन कौन से हैं? नंबर 1, साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर होती थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते के मध्य में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार और किसान रहते थे। तो यहाँ कौन सा आंसर गलत है ये हमें बताना है। तो ये एकदम सही है, ये भी सही है। तक्षशिला वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। दक्षिण भारत में जाते तो रास्ते में पड़ता था, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार ही रहते थे, लेकिन किसान है वो नहीं रहते। तो यहाँ इसकी वजह से ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। किसान और पशुपालक है उनके लिए अलग गाँव होता था जो जंगलों से भरा होता था, फल फूल संग्रहण करना, जानवरों का शिकार करके आदि प्रकार से वो अपनी जीविका चलाते थे। तो यहाँ ये ऑप्शन है ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है, साम्राज्य राज्य से भिन्न होते हैं कैसे? निम्न कथन में से उचित कथन बताइए। नंबर 1, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और कर आदि के लिए अधिकारियों की भी जरूरत होती है। कर आदि इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिकारियों की भी जरूरत होती है। तो यहाँ कौन से कथन सही है? 1 व 2 दोनों, केवल एक सही है या केवल 3 सही है या दोनों ही गलत है? तो यहाँ ये दोनों कथन है वो सही है, यानी साम्राज्य है वो राज्यों से बड़े होते थे, उनको बड़ी सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी और कर आदि इकट्ठा करने के लिए उनको अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती थी। तो यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। तो कौन सा कूट सही हुआ? कूट 1 व 2 दोनों सही है। तो ये कूट है वो कूट नंबर 1 सही हो गया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र जैसे इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, वहाँ कर वसूलते थे, यानी वहाँ कर है वो कौन वसूलते थे? राजा स्वयं, अधिकारी, राजकुमार, राजा व अधिकारी दोनों। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा अधिकारी, यानी पाटलिपुत्र जैसे इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, वहाँ अधिकारी है वो कर वसूलते थे। यहाँ ये प्रश्न हमें आसान लग रहे हैं, लेकिन जब सभी ऑप्शन हमारे सामने होते हैं और प्रश्न नहीं किए हुए होते हैं हमारे, तो यहाँ हमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो इनको एक बार जरूर देख लेना आप। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए
जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते हो उनको सजा कौन देते थे? अधिकारी। अधिकारियों के कार्यों पर नज़र रखते थे जासूस, यानी अधिकारियों के कार्यों पर नज़र है वो जासूस रखते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए रहते थे वो होते थे संदेशवाहक। सब पर नियंत्रण रखते थे वो कौन थे? सम्राट। अगला प्रश्न है, प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए राजकुमारों को बनाकर भेजा जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य के भीतर कई प्रांत थे, मुख्यतया 4 प्रांत थे, बाद में 5वां प्रांत भी शामिल कर लिया गया था। तो उन प्रांतों पर राजकुमारों को क्या बनाकर भेजते थे? अधिकारी बनाकर भेजते थे, अमात्य बनाकर भेजते थे, मंत्री बनाकर भेजते थे या राज्यपाल? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि राजकुमारों को राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और खालिस्तान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यानी आवागमन के लिए किस पर नियंत्रण रखते थे? मार्गों पर, नदियों पर, एक ऑप्शन में दो, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ क्या होगा? आंसर 3 सही होगा कि महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यानी आवागमन के लिए मार्गों का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन नदियों का प्रयोग भी होता था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारत सोने के लिए, कीमती पत्थर के लिए, 1 व 2 दोनों के लिए? केवल एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्या होगा? सोने व कीमती पत्थर दोनों के लिए दक्षिण भारत है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें दोनों दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, नजराना क्या है? यानी जिस समय सम्राट अशोक था, मौर्य साम्राज्य था, उस समय एक नजराना नामक कर होता था। वो किस प्रकार लिया जाता था, कैसे होता था? तो इससे संबंधित विशेषताएं यहाँ हमें बतानी है, कौन कौन सी सही है। नजराने में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। नजराना अनियमित रूप से कभी भी लिया जा सकता था। विविध पदार्थों के रूप में प्राय जो स्वेच्छा से देते उससे लिया जाता था। यानी नजराना है, नजराना कर का नाम है, वो जो व्यक्ति पदार्थ के रूप में यानी अपने पास, उसके पास जो कुछ भी है उसके रूप में स्वेच्छा से देता था उससे लिया जाता था। ये प्रमुख बात है इसकी। अनियमित रूप से यानी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, जैसे कर है वो फसल पकने पर है, इस प्रकार निश्चित समय पर लिए जाते थे, वैसे न होकर नजराना है वो कभी भी लिया जा सकता था, जब मर्जी आए अपनी इच्छा से दे सकते थे। नजराने में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, यानी जो भी पदार्थ जिसके पास है उसको नजराने में लिया जाता था, जैसे हाथी, लकड़ी, मधु, मोम, यानी जो भी हम अपने पास चीज़ें रखते हैं वो कुछ भी उसे दे सकते हैं। तो यहाँ सभी कथन है वो सही है। नजराने से संबंधित, नजराना क्या है? नजराना कर का एक रूप था जो स्वेच्छा से दे सकता था किसी भी रूप में, वो नजराना था। अनियमित रूप से कभी भी लिया जा सकता था, इसमें संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा का राजदूत कौन था? मैगस्थनीज, सेल्यूकस, मिनांडर, निकेटर? यानी पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस, निकेटर जो थे उसका राजदूत कौन था? मैगस्थनीज था। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल के विषय में असत्य कथन है। नंबर 1, यानी मैगस्थनीज राजदूत के रूप में, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जब मौर्य साम्राज्य में रहा तो उसने किन किन बातों को चिन्हित किया, क्या क्या उन्होंने देखा, उसके द्वारा बताई हुई कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ कौन से कथन सत्य है या असत्य है। सम्राट जनता के सामने आते तो शोभा यात्रा के रूप में सोने की पालकी में ले जाया जाता। यानी सम्राट है जब जनता के सामने आते थे तो उसके शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। यानी राजा के जो अंगरक्षक हैं वो सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक प्रशिक्षित तोतों के झुंड से युक्त पेड़ों को लेकर चलते, यानी कुछ अंगरक्षक है वो पेड़ों के झुंड को लेकर चलते जिन पर प्रशिक्षित तोतों को रखा जाता था, यानी तोतों को पढ़ाया हुआ होता था, वो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। राजा, ये भी सही कथन है यहाँ, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे, ये भी सही है। यानी सभी कथन यहाँ सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। यहाँ ये अ हटाकर सत्य कर लेना, तो यानी यहाँ सभी कथन है वो सही है। 5वां ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे पहले शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे, घनानंद थे, चाणक्य थे या अशोक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया? 8 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद? इसका सही आंसर होगा 8 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को त्याग कर धर्म को अपनाया? यानी किस युद्ध के बाद अशोक का मन है वो परिवर्तन हो गया? तोसली, कंधार, कलिंग या उपयुक्त तीनों? तो यहाँ कलिंग विजय के बाद, यानी कलिंग का जो उड़ीसा है वर्तमान में युद्ध हुआ उसके बाद में वह उस समय उन्होंने देखा, अशोक ने देखा उसका दृश्य कि लाखों लोग हैं वहाँ मरे पड़े थे, कितना नुकसान हुआ था उस समय, तो उसको देखकर उसका हृदय है वो परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने युद्ध न करने की ठान ली और धम्म यानी धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, कलिंग किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? बंगाल का, उड़ीसा का, काबुल का या कंधार का? तो यहाँ सही उत्तर होगा उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म के विषय में गलत कथन कौन से हैं?
धम्म में किसी देवता या कर्मकांड की आवश्यकता थी। जगह जगह धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। संदेशों को कई स्थानों पर शिला व स्तंभों पर खुदवाया। तो यहाँ गलत कथन कौन सा है? 1 नंबर कथन है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि धम्म में किसी देवता या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? आवश्यकता थी। तो ये कथन है, ये गलत हो गया यहाँ। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म के विषय में सत्य कथन है। धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस व श्रीलंका में दूत भेजे गए। सही है। सड़कें, कुएं, विश्राम गृह व चिकित्सालय बनवाए गए। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति जो बिहार के रामपुरा में प्राप्त हुई है, जो अभी राष्ट्रपति भवन में स्थित है या रखी गई है, तो ये सभी कथन है वो सत्य है। यानी अशोक के द्वारा धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अनेक देशों में दूत भेजे गए। सड़कें, कुएं, विश्राम गृह व चिकित्सालय भी बनवाए गए। एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति बिहार के रामपुरा में प्राप्त हुई है, वो अभी राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है। तो यानी सभी कथन यहाँ सत्य है। अगला और इस पाठ का ये लास्ट प्रश्न है, चीन की दीवार के निर्माण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यानी जिस समय मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ उससे कुछ वर्ष पहले चीन में एक दीवार का निर्माण है वो शुरू हुआ। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ये कथन है, ये सही है। निर्माण कार्य 2400 साल पहले शुरू हुआ, जो अगले 2000 साल तक चलता रहा। यानी इस दीवार का निर्माण कार्य है वो 2400 साल पहले शुरू हुआ है और 2000 साल तक इसका कार्य है वो चलता रहा। यह 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर लंबी है, जो ईंट तथा पत्थर से बनी है। ये कथन भी यहाँ सही है। इस चीन की दीवार के बाद राजस्थान में एक कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो दीवार है वो सबसे बड़ी दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार, और दूसरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर है वो दीवार मानी गई है। अगला है, इसकी ऊपरी सतह तिरछी है जिसे कोई फांद न सके। यानी इसकी ऊपरी सतह है वो तिरछी है। तो यहाँ असत्य कथन क्या होगा? यही चौथा आंसर होगा कि ऊपरी सतह है वो तिरछी नहीं है। ऊपरी सतह है वो सड़क जैसी है जिस पर बीच बीच में बुर्ज भी बनाए गए हैं। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य कथन क्या है कि ऊपरी सतह तिरछी है जिसे कोई फांद न सके, लेकिन ये तिरछी न होकर समतल सतह है। तो इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को हमने अच्छे प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।